Good morning, everyone. I welcome you all to the first online science class of this session. हम आज जो है स्टार्ट करेंगे लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस चैप्टर। आई नो इस चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, तो आई थॉट कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और जो आखिरी के टॉपिक्स बचे हैं उसको भी आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि पहली बात तो नोट्स आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए और प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दिया होता है उस एक्सरसाइज को भी करना होता है, और साथ में एक्सरसाइज के बाद में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी देखना होता है। अगर पॉसिबल है, अगर वो सेटअप तैयार किया जा सकता है जो भी उसमें दिया हुआ है, तो उसको बनाना भी ज़रूरी होता है। अगर साइंस में प्योरली अगर तुम इंटरेस्ट लेते हो या चाहते हो कि साइंस में इंटरेस्ट और ज़्यादा बने जगे, तो उसके लिए वो जो एक्टिविटीज़ आखिर में दी हुई होती हैं उनको करना बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस चैप्टर से। लाइट की अगर हम बात करें तो इसको दो तरह के लाइट्स में हमने कैटेगराइज किया था। एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, सन का अपना खुद का लाइट होता है, टॉर्च जब हम जलाते हैं उसका खुद का लाइट होता है, हम कैंडल जलाते हैं उसका खुद का लाइट होता है। ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जलते हैं लेकिन उनका खुद का लाइट नहीं होता है। उसके एग्जाम्पल्स में क्या हम मून को रख सकते हैं? यस, हम मून को रख सकते हैं। तो मून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा तुमने कई सारे ऐसे कपड़े देखे होंगे जिस पे अगर टॉर्च जलाया जाए या हल्की सी भी लाइट आए, अंधेरे में वो चमकता है, तो उसको तुम बोल सकते हो कि वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स में से है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट्स को उसके थ्रू लाइट किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है उसके बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार लाइट चली जाती है उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार लाइट चली जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आर पार हम देख सकते हैं, उसके दूसरे साइड में हम देख सकते हैं। अगर हम मिरर की बात करें, ठीक है, अगर हम मिरर की जगह पे हम ग्लास की बात करें, मिरर तो पॉलिश्ड ग्लास होता है, तो अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल में आ सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है, लाइट उसके आर पार चली जाती है, लाइट को वो रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो लाइट अगर आर पार चली जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं। ऐसी चीज़ जिसके आर पार लाइट चली जाएगी उसी के आर पार हम देख पाएंगे। ऐसी चीज़ जिसके आर पार लाइट थोड़ी सी कम जाती तो है लेकिन पूरी की पूरी नहीं आती, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखा जा सकता है, लेकिन बहुत धुंधला धुंधला सा, बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार ज़रा सा भी नहीं देखा जा सकता, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि उनके आर पार लाइट का एक पार्टिकल भी नहीं जा पा रहा है। वो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके जिनके थ्रू लाइट आर पार जा ही नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे तुम वुड ले सकते हो, तुम जिस फ़ोन में तुम ये देख रहे होगे उस फ़ोन को ले सकते हो। फ़ोन के आर पार तुम नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हुए या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स हुए या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हुए, इनके आर पार या किसी भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं? किसी भी चीज़ को हम तभी देख पाते हैं जब उस चीज़ से लाइट टकरा के हमारे आँखों तक आ रही हो। कोई भी चीज़ जिसको तुम नहीं देख पाओगे, इसका मतलब उससे जो लाइट आ रही है वो तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई भी चीज़
जिससे लाइट निकल रही हो और तुम्हारी आंखों तक आ रही हो, वो चीज़ तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, इस बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। हमने ये भी देखा था कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने एक कागज़ लिया था, कागज़ तो वैसे ही कागज़ के आर पर वैसे भी हल्का हल्का दिखता है, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन हाँ अगर हम उस पर ऑयल वगैरह रब कर दिया तो और ज़्यादा वो अच्छा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम एयर को भी क्या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हम सबको पता है कि एयर जो है इट इज़ अ मैटर। हमें पता है कि मैटर का डेफिनेशन क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो अगर एयर के पास में मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो एयर भी तो एक तरह का मटेरियल हुआ, ठीक है, या मैटर हुआ। तो अगर मैं एयर नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ लाइट एयर से होते हुए हमारी आँख तक आ रही है, इस तरीके से आ रही है कि एयर पता ही नहीं चल रहा है कि एयर हमारे और जहाँ से लाइट आ रही है उनके बीच में है। लेकिन वहीं अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास हल्का फुल्का पता चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास उतना अच्छा ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट मटेरियल एयर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई थी। इसके बाद में हमने ये कुछ टेबल वगैरह के बारे में मैंने बोला रहा होगा कि ये टेबल वगैरह भर लेना। मैं बार बार तुम्हें बोलता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उन एक्टिविटीज़ पे गौर करना होता है, गौर करना होता है। और उसके बाद में अगर वो एक्टिविटी करना पॉसिबल है तो करना चाहिए होता है। कहीं पे भी टेबल वगैरह दिया हुआ होता है तो टेबल पूरा भरना होता है। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़। शेडोज़ क्या होते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं जा पा रही है उस ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट जो है रोक लेता है लाइट को, तो आगे लाइट जा नहीं पाती तो आगे अंधेरा दिखाई देता है और उसके आसपास में जो पास से जो लाइट होती है वो गुजर जाती है, तो जो लाइट गुजर जाती है वहाँ पे उजला दिखता है और जहाँ से लाइट नहीं गुजर पाती है वहाँ पे डार्क डार्क सा दिखता है और उसी से जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। और हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे जो है मिसलीड कर सकती है तुम्हें। कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये पर्टिकुलर इमेज है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, लेकिन पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जैसे अगर हमारे पास में एक बॉल रखा हो और एक डिस्क रखा हो, सीडी डिस्क मान लो रखा हो, सीडी डिस्क का मान लो साइज़ और बॉल का साइज़ मान लो सेम है, तो उस सिचुएशन में जो वो हमें इमेज मिल रहा होगा दोनों केस में बिल्कुल सेम इमेज मिलेगा। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वाला जो है बॉल है और कौन सा वाला डिस्क है। यही नहीं, तुम डिस्क को जो है थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करो, लाइट के सामने रखो लेकिन एंगल चेंज करो तो डिस्क का अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरह का शेप बन रहा होगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो शेडोज़ होती हैं वो शेडोज़ मिसलीड कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था कि जो शेडो फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए था। उसके लिए 2-3 कंडीशंस के बारे में हमने बात करी थी। पहली बात तो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट होगा तो भी थोड़ा बहुत बन जाएगा लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा शेडो बनता है। दूसरा, एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट से दूर हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो सोर्स ऑफ लाइट या लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ आनी चाहिए। उसके बाद जस्ट ऑपोजिट साइड में जिधर से लाइट आ रही है उसके जस्ट सामने, या ऐसा बोल सकते हैं जिधर से लाइट आ रही है उधर से ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे एक स्क्रीन होना चाहिए जिस स्क्रीन पे वो शेडो ऑब्टेन हो सके। अगर मान लो शेडो कहीं पे नहीं मिला, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर लाइट वगैरह पड़ रही है और उसका इमेज नहीं मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि वहाँ पे शेडो नहीं बन रहा। शेडो हो सकता बन रहा हो लेकिन हम इमेज को नहीं ऑब्टेन कर पाए किसी स्क्रीन पे। तो पहली बात तो ये कि सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके पीछे स्क्रीन होनी चाहिए जिस पे हम इमेज ऑब्टेन कर सकें। अब स्क्रीन कहीं और रख दिया है और इमेज कहीं और बन रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इमेज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमने पिन होल कैमरा के बारे में बात किया था कि पिन होल कैमरा बनाना थोड़ा सा शुरू में ट्रिकी लग सकता है, लेकिन अगर एक बार तुमने देख लिया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी पड़े होंगे, अगर तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग भी घर पे हो और टाइम भी काफ़ी सारा है, तो चाहो तो एक पिन होल कैमरा बना सकते हो। 2 बॉक्सेस लगेंगे और दोनों बॉक्सेस का जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए।
इस तरीके से होना चाहिए कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर स्लाइड हो जाए। उसके बाद इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स में देखो बहुत छोटा सा होल किया हुआ था, दूसरे वाले बॉक्स में एक स्क्वायर कट किया हुआ था, और जिसमें स्क्वायर कट किया हुआ था उसको बड़े वाले बॉक्स में स्लाइड करना होता है, और वो जो बड़ा वाला कट किया हुआ था उसमें एक खास तरह का पेपर भी लगाना होता है। ठीक है, तो पिनहोल कैमरा भी हमारा कवर हो गया था। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो लाइट होती है ना, वो हमेशा ही एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, ऐसे करके नहीं चलेगा, हमेशा सीधा चलेगा। जिधर की भी डायरेक्शन में जाएगा उधर एकदम सीधा सा लाइन बनाएगा। ठीक है, अगर मान लो टॉर्च से एक लाइट निकल रही है, टॉर्च से लाइट निकल रही है, मान लो ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से लाइट निकल रही है, तो जो इधर के डायरेक्शन में लाइट निकलेगा वो सीधा इधर चला जाएगा, जो इधर के डायरेक्शन में निकलेगा वो सीधा इधर चला जाएगा, जो इधर के डायरेक्शन में निकलेगा वो सीधा चला जाएगा इधर। तो जो भी लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो हमेशा सीधा पाथ ही फॉलो करेगा, ये रूल है। और इस पे बेस हमने ये एक्टिविटी भी करी हुई थी। हमें ये पता था कि लाइट अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी दिखाई देगी, अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक नहीं पड़ेगा, नहीं पहुंचेगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि मेरे पास में एक रॉड है, सीधा सा रॉड है, और उसके सामने कैंडल रखा हुआ है। कैंडल का जो विक है, वो जो जल रहा है, वो विक हमें देखना है। सीधा सा अगर पाइप होगा तो सीधा लाइट उसके थ्रू जाएगा हमारी आंखों तक, और हमें वो कैंडल दिखाई देगा, वो विक दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से बेंट है ये रॉड, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लाइट होगी, ये जो लाइट होगी विक की, ये मान लो यहाँ से निकलती तो यहाँ पे जाती, अगर मान लो यहाँ तक जाती तो यहीं पे टकरा गई ना, इस जगह पे टकरा गई, और इसके बाद आगे जाना था, रिफ्लेक्ट हो नहीं पाया और ये इधर चली गई, और आँख को जो है वो सामने की चीज़ इधर की यहीं दिखाई देनी चाहिए थी, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सारा का सारा अंधेरा दिखाई देता है, या थोड़ा बहुत हो सकता हो उजला दिखाई दे कि एकाध अगर लाइट के पार्टिकल्स बेंट होके सीधा अगर आँख तक आप आ पाएँ तो दिखाई देगा। अदरवाइज जो विक है वो तो किसी भी तरह कुछ भी कर लो, इस तरह के टेक्निक में नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भी दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए हमें एक खास सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, हमने बात करी थी कि कोई मिरर को जो है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कैसे दिखाते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाते हैं, और इस पे जो लाइट आएगी वो लेफ़्ट साइड से आएगी और यहाँ से टकरा के जिधर से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। इस पे बेस भी हमने पूरा का पूरा एक्टिविटी देखा हुआ था, और हमने ये भी देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब आ रहा था तभी भी सीधा पाथ था, और रिफ्लेक्ट होकर जिस भी डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन चेंज हुआ सिर्फ, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी ये सीधा पाथ ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होते हैं या मिरर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लाइट का जो पैटर्न है, जो सीधा चलने वाला तरीका है, उस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने यहीं तक पूरा का पूरा किया हुआ था। आज बस इतना ही रहने देते हैं, और कल जो है या नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर चालू करेंगे, और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। लेकिन याद रहे, वापस से मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ कि जो भी होमवर्क्स मिल रहे हैं वो सारा होमवर्क प्रॉपर कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑन दैट नोट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।